So dear students, welcome in my YouTube channel. In this session and in this lecture, this is the part 3 of probability. It is related to sample space and sample space that is related to playing card. तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं प्रतिदर्श समष्टि जो कि हमारे प्रायिकता का पार्ट नंबर 3 है और इस पार्ट 3 के अंतर्गत प्लेइंग कार्ड यानी कि जो ताश गड्डी होती है, ताश से संबंधित कुछ जानकारियां जो कि हमें प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के प्रश्नों को करने के लिए बहुत आवश्यक होगी। तो आज मैं ताश से संबंधित जानकारी इस लेक्चर के माध्यम से दे रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है कि मेरे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे ये दोनों माध्यम में होंगे, हिंदी और इंग्लिश। जो स्टूडेंट जिस माध्यम का है उस तरीके से वो उसको एक्सेप्ट करें, चाहे तो वो दोनों तरीके से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। So now students, without wasting any time, I am going to start explain about the playing card. Playing card that means, अब मैं यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि जैसे कि ताश, हिंदी में आप ताश कहेंगे। ये जो ताश है इसका इंग्लिश क्या होगा? That is playing card. Playing कार्ड। अब ये जो प्लेइंग कार्ड में जो ताश की गड्डी होती है, आप जानते हैं कि ताश का उपयोग दो तरीके से किया जाता है। तो एक तो जुआरी लोग उसका उपयोग करते हैं, दूसरा ये है कि एंजॉयमेंट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत से गेम होते हैं जो कि इसमें एंजॉयमेंट। हाउ मेनी कार्ड्स इन डेक? डेक का मतलब होता है गड्डी, ठीक है, ताश की गड्डी। यहां ध्यान रहे, एक बात हम बता दें, डेक, ये जो डेक होता है, डेक का मतलब होता है ताश की गड्डी, ठीक है। ताश की जो गड्डी होती है उसे इंग्लिश में हम डेक कहते हैं। तो ताश की जो गड्डी होती है, हाउ मेनी कार्ड्स इन डेक? एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? हम सभी जानते हैं 52 पत्ते होते हैं। इट हैज 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल नंबर इज 52। But the another type of cards which is called joker, एक और दो पत्ते एक्स्ट्रा दिए जाते हैं आपके ताश की गड्डी में। एक जोकर होता है। उस जोकर का क्या रोल है, क्या महत्व है, ये हमारे इस लेक्चर का पार्ट नहीं है। लेकिन होता है इसलिए बताया, लेकिन किसी भी गेम को खेलने के लिए जो है वो 52 पत्तों का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। It has 52 playing cards. How many type of 52 cards? There are four type of playing cards. It is 13, 13, 13. ये तो 4 type of, यानी कि जो 52 ताश के पत्ते होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, और ये 13 के 4 भागों में बटे होते हैं। आपने ताश की गड्डी देखी भी है। अब देखिए, अब यहाँ तो इस तरह से मैं एक डायग्राम को तैयार करने जा रहा हूं। इसे आप देखें, सबसे पहले यहां पर जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स में आपने देखा है जैसे कि सबसे पहले एक हार्ट के आकार का आप देखते होंगे। ये निश्चित रूप से आपने हार्ट का आकार देखा, और हार्ट में आपको अच्छे से पता होता है कि हमारे हार्ट में ब्लड होता है, और ब्लड होने की वजह से ब्लड का जो कलर है वो क्या होगा? रेड होगा ना। तो इट हैज रेड कलर, मतलब ये कौन से कलर का होता है? ये रेड कलर, ठीक है, रेड कलर का है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे रेड कर दें। कंप्लीटली ये जो है वो रेड कलर का है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखना ये कि इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या कहा जाएगा। हिंदी में इसे लाल पान कहा है। पान के पत्ते के जैसे दिखता है लेकिन वो लाल कलर का होता है इसलिए। और इंग्लिश में चूंकि हार्ट के आकार का उसमें ब्लड होता है, वो रेड होता है, इसलिए इसका नाम हुआ हार्ट। जो कार्ड होगा ये हार्ट। इनकी जो संख्या है वो कितनी होगी? 13। इसी प्रकार से एक और डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ इस तरीके से आपने एक डायग्राम देखा होगा।
और इसका जो अंदर कलर होता है ये कलर भी लाल ही होता है। ये कलर हुआ रेड कलर। और स्क्रीन में आप इस पत्ते को देख भी पा रहे हैं, स्क्रीन में आप साइड में देखेंगे तो इस पत्ते को मैंने सामने रखा भी है। अब देखिए ये जो है वो हिंदी के हिसाब से अगर हम दें तो ये होगा ईंट का पत्ता, ये ईंट का पत्ता। लेकिन इसको आप थोड़ा सा देखें और रेड कलर है, इसका कंसेप्ट आपके दिमाग में मैं लेकर आता हूं। ये कहीं ना कहीं इसमें कटाव ज्यादा है और ऐसा कटाव होता है डायमंड के स्ट्रक्चर में। जो डायमंड होता है, हीरा होता है, हीरे के स्ट्रक्चर में ऐसे कटाव होते हैं, उस आधार पे इसका एक नाम रखा गया, तो वो नाम हम रख देते हैं इसका डायमंड। ठीक है, ये हमने डायमंड रख दिया। अब रेड कलर है, ध्यान रखना, सीधी सी बात है। किसी को कहते हैं यार तेरे पास पैसा बहुत आ गया तो लाल हो गया। लाल हो गया मतलब है किसी के पास हीरा जब आएगा तो वो तो फिर कितना रईस हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो बिल्कुल भाई, इसके कितने पत्ते होंगे? ये भी पत्ते जो है वो 13 ही होंगे। तो फर्स्ट वन इज 13 cards, 13 playing cards. That color is red. We can say what is the name of that type of playing cards? Heart. And again the 13 cards, it is like that, similar to diamond, 13s, and it has red color. अब आप देख रहे हैं कि ये जो 13 हैं, ये इस टोटल को यदि हम ऐड करते हैं 23 and 13 and 13, that means 26, that is red color playing card, red color playing card. ये जो 52 होते हैं उसमें से आप देखेंगे इस 52 में से जो 26 हैं वो होते हैं रेड कलर के प्लेइंग कार्ड। ठीक है, अब आप देखिए स्टोरी पे आगे चलिए आप नेक्स्ट। अब एक बात बताएं, जैसे कि यहां मैंने हार्ट बनाया, ये हार्ट। अब हार्ट के अंदर हमने पहले देखा था कि रेड कलर ब्लड होता है और ब्लड रेड कलर का होता है, रेडिश होता है। लेकिन अब यदि उस हार्ट में कोई ऐसे चाकू मार दे, तीर चला दे, चलो हम भी हार्ट में तीर चलाते हैं, लो चला देते हैं, देखिए आप, ये हमने हार्ट में तीर चलाया, ठीक, ये तीर चलाया। जब हार्ट में आप तीर चलाएंगे तो क्या वो इंसान बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो हार्ट में क्या होने वाला बताइए, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तो क्लोज हो जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन क्लोज होने का मतलब है कि क्या अब वो ब्लड रेड कलर का होगा? ब्लड जब सूख जाता है तो वो कौन से कलर का हो जाता है? तो देखिए आपने यहाँ पे एक तीर मारा अंदर, एक पूरा ब्लड जो है वो किस कलर का हो गया? ये वो हो गया आपका ब्लैक कलर। इस प्रकार से आप जो है इस पे कंप्लीटली ब्लैक 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 आप शो कर सकते हैं, ये कंप्लीटली ब्लैक। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो क्या कहलाएगा? का पान कैसा बन गया? वो काला हो गया, काला पान। और इस काले पान को हम हुकुम का पत्ता भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रहे, हुकुम का पत्ता। और ये भी 13 ही होंगे। इसे क्या कहा जाएगा? हुकुम का पत्ता तो है, लेकिन अब बात आती है कि इस हुकुम के पत्ते का इंग्लिश में जो नाम है वो क्या है? और वो 13 है। और वो कलर जो है वो कैसे होते हैं? इसे हम कहते हैं स्पैड। ये जो कार्ड है उसका नाम होगा स्पैड, और ये क्या है? ब्लैक कलर में है, 30। और नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं इसके जस्ट बाद, वो होगा वो भी 13 और कुछ इस तरह से
और अंदर कंप्लीट ब्लैक। लूपिंग से निकले होंगे। अब ये लूपिंग से निकले होंगे, अब आप बात को समझना है। जब आप कभी किसी क्लब में जाते हैं, क्लब में आप क्लब में जाते हैं तो अलग अलग रूम बने होते हैं ना, खंड खंड रूम बने होते हैं, तो अब क्लब में होता है ना ऐसा। तो वैसे ही अब जब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग खंड बने हैं, अलग अलग ये रूम बने हैं, ठीक है। तो हिंदी में इसे चिड़ी का पत्ता, हिंदी में चिड़ी का पत्ता, लेकिन इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्लब्स। इंग्लिश में इसे कहा जाएगा क्लब्स। और यहां देखना यह है कि ये जो दोनों कंडीशंस हैं, 13 ये ब्लैक है, ये 13 भी ब्लैक है, दैट मीन 26 जो है वो ब्लैक प्लेइंग कार्ड है, ब्लैक प्लेइंग। तब जाके 26 एंड 26 और ये होता है 52। तो इस तरह से आपको जानकारी हो कि एक जो ताश की गड्डी होती है, ताश की गड्डी को इंग्लिश में डेक कहेंगे, हिंदी माध्यम वाले उसे गड्डी कहेंगे। ताश को प्लेइंग कार्ड इंग्लिश में, हिंदी में ताश होगा, ताश के पत्ते प्लेइंग कार्ड। इनकी संख्या 52 होती है, 52 होती है। द नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड टोटल द 52 विदाउट जोकर। Here the 4 type of cards है the 26 and 26, but again 26 have 2 parts, first part and second. First part that is red color, so that is called heart because its shape like as the heart. And second one is diamond, like as a diamond, different type of shape, and here it has red color, so here 26 playing card which has red color, okay, and remaining 26 it has again 2 part. First one is 13, that is called in Hindi hukum ka patta and in English the spade, and fourth one is that in Hindi chidi ka patta and English clubs. So here 13 and 13, 26, 26 and 26, so total is 52. This is a very useful and requirement chart for probability. Okay. And second thing is that main point is that here 12 playing card is different type of card. In Hindi, Gullu Begum Basha. In English, the different Jack, Queen, and King. Okay. Here, so first thing is that like that J, Q, and K. J, Q, and K. That means J. That means Jack. Q. That means Queen. K. That means King. आपको ये बताना चाहते हैं कि 12 पत्ते ऐसे होते हैं जो तस्वीर वाले होते हैं, उसमें एक फोटो बनी होती है और आप देख रहे हैं ये जो पत्ता है, ये देख रहे हैं आप, ये जैक गुलाम का पत्ता है, जबकि ये जो सेकंड आप देख रहे हैं क्वीन, ये रानी का पत्ता है। थर्ड आप जो देख रहे हैं वो है किंग, बादशाह का पत्ता है। तो इस तरह से जे, क्यू, के, ये है जैक, गुलाम, हम लिख सकते हैं यहाँ, ये गुलाम का पत्ता है, ये रानी का पत्ता है और ये बादशाह का पत्ता है। और इनकी जो संख्या है वो 4 यानी 12। 12 पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें तस्वीर बनी होती है, फोटो बनी होती है, और ये भी हमें बहुत आवश्यक होंगे जब हम प्रायिकता के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं प्रोबेबिलिटी के पार्ट नंबर 4 और इस पार्ट नंबर 4 के अंतर्गत आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ
इवेंट यानी कि घटना. So students, I am going to start related to the topic which is event. What is event? ये घटना क्या है? ये जो घटना है, इस घटना का सारा जो रिलेशन इस वीडियो में मैं जो समझाने जा रहा हूं वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, यादृच्छिक प्रयोग से. जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको समझा चुका है, यादृच्छिक प्रयोग कहने का मतलब कि ऐसा प्रयोग जिसके संभावित परिणाम एक से अधिक हों, वो प्रयोग संपन्न हो जाए और संपन्न होने के पश्चात जो प्राप्त परिणाम है वो उन्हीं संभावनाओं में से एक होना चाहिए. ऐसे प्रयोग को यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. और इनमें जो संभावित परिणाम थे, उन संभावित परिणामों के समुच्चय को सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स इन रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. जैसे हम प्रतिदर्श समष्टि कहते थे, सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को सैंपल स्पेस कहा जाता है. इसके बाद मैंने पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट हाउ टू गेट सैंपल स्पेस इन रैंडम एक्सपेरिमेंट. मैंने पार्ट नंबर 2 और 3 में आपको बता चुका है कि कैसे एक यादृच्छिक प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि लाई जाएगी. और इसके लिए आपने देखा था, मैंने आपको कॉइन के लिए, डाइस के लिए और प्लेइंग कार्ड्स, इन तीनों के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे सैंपल स्पेस लाए. अब जैसा कि मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको कहा था, प्रायिकता को समझने के लिए आपको अलग अलग बिंदु समझने होंगे. मेरा फर्स्ट पॉइंट था रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकेंड पॉइंट था सैंपल स्पेस, थर्ड पॉइंट है सैंपल पॉइंट. तो सैंपल पॉइंट क्या है? जो सैंपल स्पेस के अलग अलग कंडीशंस है ना, पॉइंट, वही सैंपल. तो फोर्थ पॉइंट था मेरा इवेंट. ये समझने के बाद आप प्रायिकता को बहुत अच्छे से कर पाएंगे. इवेंट या घटना क्या है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, तब आपको बात क्लियर होगी कि वास्तव में घटना क्या है. और इस लेक्चर के एंड में मैं दूंगा आपको उसकी एक डेफिनेशन जो कि बहुत साहित्यिक हो, लेकिन वो डेफिनेशन अभी नहीं, पहले मैं आपको सिस्टम को समझा दूं. एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर चलता हूं. ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करने कहा है, लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं इवेंट. अब क्या है समझेंगे. इसके लिए एक एग्जांपल मैं लेकर चलता हूं. फाइंड the probability getting head in one point when it tossed. ठीक है, इसका ये मतलब हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप प्रायिकता ज्ञात करो गेटिंग अ हेड, यानी उसके ऊपर हेड आना चाहिए. और हेड क्या है मैं आपको बता चुका. इन वन कॉइन, एक कॉइन है, व्हेन इट टॉस्ड, जब टॉस करते हो ना, कॉइन का से ऊपर फेंकते हैं तो टॉस करते हैं. आपने देखा होगा क्रिकेट मैच जो होते हैं, क्रिकेट मैच में जब स्टार्ट होता है तो एम्पायर क्या करता है? एम्पायर दोनों टीम के कैप्टन को ग्राउंड में बुलाता है और एक कॉइन को उछालता है. वो इस बात के लिए कि उनमें से कौन हेड या टेल कहेगा और कौन जीतेगा, क्योंकि ये डिपेंड होता है कि पहले कौन बैट करेगा और कौन बॉलिंग करेगा, डिसाइड करना होता है. ऐसे तो झगड़े हो जाएंगे, इसलिए टॉस किया जाता है. जो कैप्टन टॉस जीतता है वो डिसाइड करता है कि वो पहले बैटिंग करना चाहता है या बॉलिंग. तो इसलिए तो टॉस मतलब आप एक सिक्का उछालेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास कितनी कंडीशंस हैं? हेड और टेल, 2 कंडीशंस. अब लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मैं ये सिखाना चाहता हूं कि इवेंट क्या है. डेफिनेशन के पहले एक्सप्लेनेशन. ठीक है, इवेंट के लिए आप समझें. आपके पास एक सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है. आप सिस्टम समझ लेंगे.
रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, एक सिक्के को आपको उछालना है। ये है एक सिक्के को उछालना, वो भी कैसा, एट रैंडम। एट रैंडम शब्द इसलिए लगाया जाता है कि इसमें कोई चीटिंग की संभावना नहीं है। जहां चीटिंग होगी तो फिर ये सारे कंसेप्ट वहां फेल हो जाएंगे, ठीक है। जब रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा तो निश्चित रूप से उससे निकल कर आएगा आपका सैंपल स्पेस, और वो सैंपल स्पेस जो है S इज इक्वल टू ब्रैकेट हेड एंड टेल। Here are two conditions. You can write NS is equal to 2. आप लिख सकते हैं जब आप एक सिक्के को उछालेंगे आपका दो कंडीशन तो सैंपल स्पेस प्राप्त होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके जो संभावित परिणाम होते हैं, तो एक सिक्के को उछालने पर जो संभावित परिणाम है हेड और टेल होंगे। हेड और टेल को लेकर के मैंने एक सैंपल स्पेस बनाया है। अब घटना की बात है, अब इस सैंपल स्पेस के अनुरूप एक इवेंट, इवेंट का चूंकि पहला लेटर ई है तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ई से। इवेंट जहां भी हो मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा ई से। अब ई क्या होगा, ई क्या होगा, ये ई डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में यदि मैं ऊपर जाता हूं तो क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप प्रायिकता ज्ञात करो, गेटिंग अहेड, गेटिंग अहेड इन वन पॉइंट वेरी फर्स्ट। गेटिंग अहेड यानी आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, हेड, उस पूरी घटना, सिक्के को उछालना ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसके ऊपर हेड आना चाहिए, ये इवेंट है। ये ही क्या है, यही इवेंट है। और अगर ये इवेंट है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि क्या कंडीशंस बनेगी, यहां पे क्या आने वाला है, ठीक है। ये जो इवेंट है वो इवेंट किसके अंदर है, ये जो परिणाम आया वो फाइनली किसके अंदर है, एस के अंदर। तो क्या आप ये कह सकते हैं E इज सबसेट ऑफ S, ES का क्या है, सबसेट। मैं समझ रहा हूं स्टूडेंट्स। अब आप यहां पर, क्योंकि 9th लेवल के पहले 8 तक में कहीं भी सबसेट या सेट यानी कि उप समुच्चय या समुच्चय की कोई बात नहीं कही जाती है, तो निश्चित रूप से आप यहाँ कहीं ना कहीं सोच में पढ़ रहे होंगे सर ये सिंबल किसका है, क्या सबसेट होता है, ठीक है। तो जस्ट इसको भी मैं आपको इसी लेक्चर में क्लियर करता हूँ। पहले मैं थोड़ा इसी में चलता हूँ कि एक सबसेट को क्लियर कर दूँ और फिर मैं यहाँ आऊँगा। उसके बाद आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट भी समझ आएगा, मेरा हर एक शब्द समझ आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं आया और एक ये जो सिंबल आ रहा है जो कि सबसेट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, इस सबसेट को और सेट को मैं पहले थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। उसके लिए यहाँ ब्रेक का मतलब है कि ये वीडियो नहीं रुक रहा है, इसके आगे मैं कुछ समय के लिए थोड़ा सा सेट को समझाने जा रहा हूँ और उस सेट के लिए देखते हैं हमने। सो स्टूडेंट्स, अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सेट थ्योरी क्या है, सेट क्या है। और सेट थ्योरी के लिए ये जो सेट है सबसे पहले समझ लें, हिंदी में इसे कहा जाता है समुच्चय। हिंदी में कहा जाता है इसे समुच्चय। अब ये समुच्चय क्या है, एक सुपरिभाषित समूह है। समुच्चय क्या है, एक समूह है। और कैसा समूह है, एक सुपरिभाषित समूह है। सुपरिभाषित समूह। अब आपको लगता होगा कि सर ये जो सुपरिभाषित शब्द है इसका कोई वैल्यू है या नहीं, या हम किसी
समूह को ही समुच्चय कह सकते हैं, या इसकी अपनी एक वैल्यू है, उसका बहुत बड़ा महत्व है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब समूह बनाया जाता है, जैसे मैं समूह यहां बना रहा हूं, और समूह में दो प्रकार के बना रहा हूं, ठीक है। देखो, दो प्रकार के समूह बना, एक आपका है ग्रुप फर्स्ट, यानी समूह नंबर 1। इस समूह नंबर 1 में लिखता हूं मैं AEIOU, और यहां बनाता हूं ग्रुप सेकेंड, और इस ग्रुप सेकेंड में कुछ एलिमेंट्स लेकर चलता हूं A5 राम लकड़ी पेन। तो आप देखेंगे कि यहां मैंने जो दो ग्रुप बनाए हैं, इस फर्स्ट ग्रुप की क्या खास बात है, इन दो ग्रुपों में थोड़ा कंपेयर करें। जो आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट है, उसमें जो मैंने एलिमेंट लिए हैं AEIOU, ये एलिमेंट ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल्स हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर हैं, एक दूसरे में कोई ना कोई कनेक्शन है। जबकि यहां आप देखें, इसमें कितने हैं टोटल एलिमेंट्स, 5 हैं, 1 2 3 4। इसमें भी आप देखेंगे टोटल एलिमेंट्स 5 हैं। लेकिन देखिए, ए अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर हुआ, 5 जो है वो मैथमेटिक्स से संबंध रखता है, राम भगवान है या फिर सामान्य नाम है या फिर संज्ञा है, रामायण से संबंध रखता है। लकड़ी ये क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है, इमारती लकड़ी हो सकती है, ये अलग होगा। पेन मानव निर्मित पदार्थ, यानी इनमें कोई कनेक्शन समझ नहीं आ रहा। तो ग्रुप तो ये भी है और ग्रुप तो ये भी है, लेकिन ग्रुप के अवयवों में रिलेशन होने चाहिए, समानता होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो समुच्चय, जो समूह है वो समुच्चय। तो सुपरिभाषित होने का मतलब है कि उनके जो एलिमेंट होते हैं ना, उन एलिमेंटों में कोई रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये क्या है, सुपरिभाषित है। तो बच्चों ध्यान रखना है, एक समूह जिसके अलग अलग एलिमेंट हैं, उन एलिमेंटों में आपस में कोई रिलेशन हो, उन सभी को एक साथ हम बोलकर बता सकें। जैसे आप देखिए, ये आप इस ग्रुप को आप कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के अवयवों का समूह है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समूह है, तो आप इसको समुच्चय कह सकते हैं। नीचे वाला जो ग्रुप सेकंड मैंने आपको बताया है, इस ग्रुप में ये समूह तो है, इसमें भी तो 5 एलिमेंट है, लेकिन इसको एक बार में बोल करके आप नहीं बता सकते कि क्या है। हाँ, एक घड़ी ऐसा होता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रावण हनुमान, अगर ये होते तो आप कम से कम एक लाइन में ये तो कह सकते हैं कि ये रामायण जो एक धारावाहिक हुआ करता था, ठीक है, हिंदुओं का जो सबसे बड़ा ग्रंथ रामायण पे बना हुआ, धारावाहिक के चरित्र, उन चरित्रों को निभाने वालों का एक समुच्चय आप कह सकते हो। अगर मैं लिख दिया 1 2 3 4 5, अब लिख सकते हैं कि ये अंकों का समूह है, तो अंकों का समुच्चय भी कहते हैं। अब हम देखते हैं, ये बात एक बात क्लियर हुई कि जो सुपरिभाषित समूह है वही कहलाता है समुच्चय। तो फाइनली ये है कि एक समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है, इसको मैं दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ। सबसे पहले पहली परिभाषा हिंदी के हिसाब से है, सुपरिभाषित समूह को ही समुच्चय कहा जाता है। इसमें इंग्लिश में आप कहेंगे वेल डिफाइंड ग्रुप इज कॉल्ड सेट। एंड एक सेट क्या है, एक ग्रुप हो जो वेल डिफाइंड होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। दैट मीन एलिमेंट ऑफ ग्रुप are similar, are related to each other, you can say in one sentence. वेल डिफाइंड का मतलब ये है, परिभाषित का ये मतलब है कि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए और आप उसे एक लाइन में कह सकते हैं। उसे हम, उस समूह को हम कहते हैं समुच्चय। चलिए, ये बात क्लियर हुई समुच्चय। समुच्चय का जो इंग्लिश होता है वो सेट, SET सेट, पहला लेटर S है,
और किसी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए आपको ध्यान रखना है जो अंग्रेजी वर्णमाला है, जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है, उसमें कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। और जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स को बता, ग्रुप का नाम जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से यूज करें। लेकिन अंदर जो एलिमेंट होते हैं, आपको सबसे पहले मिडिल टाइप ऑफ ब्रैकेट यानी कि सर्पाकार कोष्ठक बनाना पड़ेगा आपको, और उसके अंदर जो एलिमेंट है कॉमा कॉमा करके लिखना पड़ता है। पहले ये जो लेसन है 9th में स्पेशल रूप से हुआ करता था, लेकिन अब सिलेबस से चूंकि ये हटा चुका है तो बच्चों को यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए इसे यहाँ समझाना बहुत ही आवश्यक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सेट, अब जैसे मैंने लिया कैपिटल ए और यहां लिया मैंने ए ई आई ओ, ये एक सेट, तो इसे मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिया, और ये जो अंदर आप देख रहे हैं कॉमा कॉमा में, ये जो है वो कहलाते हैं इसके अवयव। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एलिमेंट। ए ई आई ओ ये एलिमेंट है, मिडिल टाइप ऑफ ब्रैकेट है। ये जो कैपिटल ए है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट को। अब यदि इस सेट में से, ये जो सेट आपके पास दिख रहा है, कुछ एलिमेंट, मान लो ये दो एलिमेंट है, इन दो एलिमेंट को लेकर के मैं एक नया सेट तैयार कर लूं, और ये नया सेट मान ली कि वो बी है, मैंने इसके ही कुछ एलिमेंट लिए हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों एलिमेंट हैं वो कंप्लीट रूप से इसमें क्या है? शामिल है ना। तो बी के जो एलिमेंट हैं वो ए में शामिल हो, तब हम कहते हैं बी सबसेट ए। इसको पढ़ने का जो तरीका, बी सबसेट ए, यानी बी ए का उपसमुच्चय है। अब मेरी बात शायद आपको समझ आई होगी कि इसके जो एलिमेंट होते हैं यदि वो इसमें शामिल हैं तो हम कहते हैं कि वो सबसेट है। ठीक है, तो मेरी बात शायद इसका काफी डिटेल है, लेकिन अभी जितनी रिक्वायरमेंट हमारे इस प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट के लिए है उतना सफिशिएंट। तो आप भी यहां देखिए, जैसे कि यहां ए एक सेट था, तो यहां पे भी एस जो है वो एक क्या है आपके पास में, रिवर्स आते हैं उसी लेक्चर पे। एस एक सेट था एच, इसमें ये ई जो है उसका एच एलिमेंट है और एच इसमें शामिल है, इसका मतलब कि ई जो है वो इस एस का सबसेट है। अब शायद मेरी बात आपको समझ आ गई कि कैसे ई एस का क्या है? सबसेट है। अब हम बात करते हैं, ये जो इवेंट है, ये इवेंट हैपेंड और नॉट हैपेंड, हुई या नहीं हुई? भाई घटना है तो ठीक है, लेकिन घटना हुई कि नहीं हुई ये सबसे बात जरूरी है। और अगर घटना हुई हो, इफ एन इवेंट हैपेंड, दैट टाइम व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट इज द रिजल्ट? कुछ तो परिणाम आया होगा ना। तो अब बात को एक मिनट समझें आप। यहां पर कैपिटल ई में मान लें कि प्रयोग संपन्न हुआ after completing event, you can also say random experiment. After completing event यानी उस इवेंट के हो जाने, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाने, कुछ तो रिजल्ट आएंगे। आपके पास एक रिजल्ट आता है और मान लो वो रिजल्ट में आपके पास हेड आया, आपका जो रिजल्ट है वो क्या आया? हेड आया। तो क्या हेड इस घटना में है ना? है। ये एक सिंबल होता है, आप देखेंगे इस सिंबल का मतलब भी आप समझ लें। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसे और बेहतर समझे तो शामिल है। जैसे मैंने लिखा कि x बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब ये हुआ कि ये x इसमें शामिल है। तो
आप देख रहे हैं कि जो प्राप्त परिणाम यदि आपका H आया है, इफ करते हम क्योंकि कंडीशन दो हो सकती है ना, H आया, H किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल E को है, और कैपिटल E ये जो है कैपिटल E वो किसका सबसेट है? वो सबसेट है। अगर ये कंडीशन फिल हुई मतलब ये घटना घटित हुई है, मतलब हैपन, ठीक है, इवेंट हैपन, यानी घटना घटित हुई है। हिंदी मीडियम के छात्र ध्यान रखेंगे, यहां पे घटना घटित हुई है, घटित हुई, इसका ये मतलब है। ये कंडीशन नंबर इफ जो दिया है, ये कंडीशन नंबर आपकी क्या है? फर्स्ट है। लेकिन यदि सिक्का आपने उछाला, सिक्का उछालने पर आपको प्राप्त हुआ 10, कंडीशन आपको प्राप्त हुआ 10, तो क्या 10 आपकी घटना में है क्या? भले 10 आया, ये लिखेंगे बिलोंग्स किसको? लेकिन क्या ई में है, दिख रहा है क्या आपको? टी नहीं दिख रहा ना। इसको पढ़ने का तरीका, टी बिलोंग्स को ऐसा काट देंगे और पढ़ने का तरीका है टी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ई, मतलब टी ई में शामिल नहीं है। तो क्या घटना घटित हो रही है क्या? तो घटना घटित नहीं हुई। इसका मतलब कि ये जो रिजल्ट आपका आया था, तो यहां लिखेंगे इवेंट नॉट हैपेंड, घटना घटित नहीं हुई, घटना घटित नहीं हुई। ये जो मैंने एक बैकग्राउंड तैयार किया आज आपके लिए इवेंट को समझाने। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, आप 9th लेवल की बात करें और निश्चित रूप से और भी YouTube चैनल आप देखते होंगे और देखेंगे, देखें भी जरूरी है, स्कूल में पढ़ेंगे और भी जगह पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना है आपको। अभी आप 9th क्लास में, आपके अंदर की क्वालिटी, आपकी शब्दावली और कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे आप सोचते हैं, ये आप लेक्चर जो मैंने आपसे दिए हैं लाइन से 1 बाय 1 आप देखते जाएं और आप देखेंगे कि इस शब्दावली में, इस टेक्निक में, तरीके में थोड़ा दूसरों की तुलना में कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कठिन रास्तों पे चल के ही आपको सफलता मिलेगी। इसलिए ये तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ, इवेंट 9th या 10th क्लास के बच्चे इवेंट की परिभाषा को सही जानते भी नहीं है। वो सीधे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पे आते हैं और सीधे क्वेश्चन करते हैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से। लेकिन ये गलतियां उम्मीद करता हूं इस चैनल को देखने वाले और मुझे सुनने वाले कोई भी स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करेंगे, और जिन्हें वो गलती करना है तो यकीन मानो मेरा चैनल या मेरा लेक्चर और मेरी शब्दावली आपके किसी भी कोई काम की नहीं है। पर यह भी तय है कि आप कहीं ना कहीं एक गड्ढे की ओर जा रहे हैं, अपने आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप का पतन करने जा रहे हैं, ये भी दावा है। इसलिए आप ईमानदारी से, जरूरी कि मेरा, लेकिन किसी का भी यूट्यूब चैनल देखें, आप उस लेवल का देखें जिसकी शब्दावली और नॉलेज और जो ये है, ये आपका जो लेवल है उस लेवल से काफ़ी हाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अब ये जो मैंने इतना आपको बताया है, लेकिन अभी तक तो डेफिनेशन हुई नहीं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था लेक्चर के प्रारंभ में कि जब मैं डेफिनेशन दूंगा तो उसके पहले भूमिका, इस पूरे जो मैंने लेक्चर के अंदर अब तक के जो किया है, अब इनका जो एक सारांश निकालूंगा। वी हैव टू गेट द समरी, okay, according to this lecture, and I will give you definition of event। यानी मैं आपको अब तक की जो समरी निकाल करके इसमें से आपको सिखा रहा हूं, रटवाने वाला काम नहीं है। इस पूरे सिस्टम में आपने देखा सबसे पहले आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें एक घटना होगी, ठीक, वो घटना के लिए जो सेट बनेगा, सैंपल स्पेस है, घटना हुई, घटना के लिए इसका सबसेट हुआ, और यहां जो प्राप्त परिणाम है, प्राप्त जो परिणाम है वो किसमें होना चाहिए? घटना में होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि वो घटना घटित हुई है। और अब मैं देने जा रहा हूं आपको इसके
डेफिनेशन। अब हम देखने जा रहे हैं कि इवेंट यानी घटना की परिभाषा क्या होगी। तो जैसे कि हमने अभी जो एक कंसेप्ट बताया था, उस कंसेप्ट के आधार पे वहाँ के सारे बिंदुओं को छांटना है। पहले आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, फिर उसके लिए सैंपल स्पेस बनेगा, फिर एक घटना की बात की जाएगी। घटना के लिए एक सेट ई बनाया जाता था और वो ई जो है एस का क्या होना चाहिए था, सबसेट। ठीक है, और फिर प्राप्त परिणाम था जो कि उस घटना में शामिल होना चाहिए। अब देखिए, लेट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी आप सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो था ना, तो माना कि एक यादृच्छिक प्रयोग है, और यदि यादृच्छिक प्रयोग है तो सैंपल स्पेस तो होगा ही होगा, एंड एस इज सैंपल स्पेस। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए आपने बनाया सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस बनाया है तो कोई ना कोई इवेंट की तो बात कही गई होगी ना आपसे। तो जिस इवेंट की बात कही गई है उसे नाम दिया हमने, उस सेट को नाम दिया कैपिटल ई। इसके लिए जो इवेंट है उस सेट का नाम दिया हमने ई, और फिर उस प्रयोग को पूर्ण किया। एक सिक्का की बात की तो सिक्के को हमने उछाला था। यहां आफ्टर कंप्लीटिंग आर ई, यानी आर ई का मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पूर्ण होने के पश्चात, प्रयोग पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त परिणाम, इफ यदि गेटिंग रिजल्ट एक्स, गेटिंग रिजल्ट एक्स मस्ट बिलोंग्स टू ई, यानी ई में जरूर शामिल होना चाहिए, एक्स ई में शामिल होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हो एक्स यदि आपका परिणाम था ये एक्स, तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, ई को, और ई किसका सबसेट होगा, एस का। यदि ये शर्त का पालन हुआ तो हम कहते हैं कि घटना घटित हुई है, और ये बात आपको बता चुका हूं। तो फाइनली सारांश ये हुआ, इसकी जो डेफिनेशन ये हुई, आपके पास एक क्या हो, माना कि एक यादृच्छिक प्रयोग जिसके लिए सैंपल स्पेस एस, और एक घटना के लिए उसका एक सेट होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए, और वो समुच्चय एस में शामिल होना चाहिए, और प्राप्त परिणाम उस ई के अंदर हो और ई इसका सबसेट। यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कहते हैं कि घटना घटित हुई है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं कि घटना घटित नहीं हुई। ऐसा कब नहीं होगा, ऐसा तब नहीं होगा जब इनमें से कोई एक कंडीशन फेल हो जाए, या तो बिलोंग्स टू वाली कंडीशन फेल हो जाए या तो सबसेट वाली। ये दोनों कंडीशन फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राप्त परिणाम ई में हो, ई एस का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, अब ये हुआ आपका एक घटना का घटित होना, और इस घटना को पढ़ने के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड वी हैव टू मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन which is related to probability. If you have any confusion in my part number 1st, 2nd and 3rd, so send me. My WhatsApp number is different. My WhatsApp number is 9713128358. This is my WhatsApp number. So you have any problem, suddenly take a screenshot. At first watch video, after that take a screenshot and send me and WhatsApp number 9713128358. Okay, definitely I will give some suggestions and solutions. Thank you.